हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हालचाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं मोहित यादव, आपका दोस्त, आपका ट्यूटर, आपका शिक्षक, और मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में हम लोग यहां पर आज जिस नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, एकदम फ्रेश, एकदम नया चैप्टर है, नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे हम लोग यहां पर एकदम नई ताजगी के साथ। तो आज हम लोग यहां पर बेटा किस चैप्टर को यहां पर पढ़ने वाले हैं और किस बैच के लिए है, तो बेटा ये उदय बैच हमारा क्लास 9 के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए है। हम यहां पर एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा खाद्य संसाधनों में सुधार। ठीक है, तो खाद्य संसाधनों में सुधार ये एक नया चैप्टर है और आज ये इसका हम लोग पहला लेक्चर यहां पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि आपके साइंस में जो जीव विज्ञान वाला टॉपिक है उसमें ये सबसे लास्ट चैप्टर है। ठीक है, सबसे लास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर को हम लोग तकरीबन 2 से 3 लेक्चर में खत्म करेंगे और यहां पर देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, किस चीजों को हम लोगों को यहां पर समझना है। ठीक है, इसके पहले जितने भी लेक्चर थे, जितने भी टॉपिक थे, हम लोगों ने उसको वहां पर कवर किया। आई होप कि सारे पॉइंट आपको वहां पर क्लियर हुए हैं। और अगर ऐसा कोई चैप्टर है जो आपको नहीं क्लियर हुआ है या फिर उसका कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको क्लियर नहीं है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर आने वाले अगले लेक्चर में आपके उस पॉइंट को यहां पर डिस्कस किया जाएगा, उसको देखा जाएगा कि क्या दिक्कत आपको उस टॉपिक में आ रही है। ठीक है, आज हम लोगों को जो नया चैप्टर शुरुआत करना है वो है खाद्य संसाधनों में सुधार, और इसमें हम लोगों को आज कौन कौन से टॉपिक को यहां पर कवर करना है, तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि यहां पर जो आज टॉपिक कवर करने के लिए हैं वो कौन कौन से टॉपिक है बेटा। तो जो पहला टॉपिक है वो है फसल उत्पादन की उन्नति। पहला टॉपिक क्या है? फसल उत्पादन की उन्नति। तो आज ये जो खाद्य संसाधनों में सुधार है, इसमें हम लोग किस चीज को बेसिकली डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम लोग यहां पर चीजों को किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे फसल के बारे में। ठीक है ना, देखो फसल उत्पादन की उन्नति किस तरह से है, ठीक इसी प्रकार से फसल उत्पादन प्रबंधन क्या चीज है, फिर इसी प्रकार से फसल सुरक्षा प्रबंधन क्या चीज है। ठीक है, तो मेनली या बेसिक हमको यहां पर किस चीज के बारे में डिस्कस करना है बेटा, वो डिस्कस करना है फसल के बारे में, कि जो खेतों में जो फसल उगाई जाती है, जो खेती करी जाती है, ठीक है ना, जो कृषि का कार्य किया जाता है, तो हम लोग खेती को किस तरह से और ज्यादा सुचारू रूप से बना सकते हैं और हम लोग ऐसे ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं कि जो खेतों में होने वाली फसल है उसकी जो मात्रा है वो क्या रहे, वो ज्यादा रहे। ठीक है ना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनको हम लोग करके क्या कर सकते हैं, फसल की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, फसल की गुणवत्ता को भी बढ़ाया जा सकता है, उसको अच्छा किया जा सकता है ना, बेहतर से बेहतर उसको बनाने का प्रयास किया जा सकता है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही सब कुछ समझेंगे। हम लोग यहाँ पर रबी की फसल और खरीफ फसल के बारे में भी समझेंगे, कब उगाई जाती है, कौन कौन सी कैसी फसलें होती हैं, फसलों में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कौन कौन से रोग लगते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से कीटनाशक होते हैं, कौन से फंगीसाइड होते हैं, क्या होते हैं, ये किस तरह से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, किस तरह से हम फसल को अब उस नुकसान से बचा सकते हैं, क्या क्या हमको यहां पर चीजें करनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा फसल उत्पादन का प्रबंधन, कि किस तरीके से उसका प्रबंधन किया जाना है, और वहीं तीसरा टॉपिक रहेगा फसल सुरक्षा प्रबंधन, है ना। यहां पर हम लोग देखेंगे उत्पादन प्रबंधन के बारे में, कि जो उत्पादन किया जाना है फसल का, जो फसल को उगाया जाना है, उसका प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, किस तरीके से हम क्या ऐसा मैनेजमेंट करें, क्या ऐसे हम तकनीकी, क्या हम ऐसी रणनीति अपनाएं कि जो फसल का उत्पादन है वो क्या हो जाए, वो ज्यादा हो जाए, है ना। उसमें जो भी हम लोग खेती कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता क्या हो, अच्छी हो, और उसका जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, वहीं फिर उसको फसल को सुरक्षा से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सुरक्षा में जैसे हमने आपको बताया कि कुछ खरपतवार होते हैं, कुछ कीटनाशक होते हैं, कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कीटों से नुकसान को बचाने के लिए कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग किस तरीके से अपनी फसल को सुरक्षा दे सकते हैं, कुछ ऐसे जैविक और अजैविक
फैक्टर होते हैं जिनको हम लोगों को यहां पर डिस्कस करना है ना। वातावरण में ऐसा क्या प्रभाव है, वातावरण के प्रभाव की वजह से हमारी फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, तो उसको नुकसान से बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या प्रबंधन अपनाया जा सकता है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग आज के टॉपिक में यहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहले टॉपिक के बारे में। तो हम लोगों को यहां पर समझ में आएगा कि फसल उत्पादन की जो उन्नति है इसमें हम लोग क्या चीजों को देखेंगे, किस तरह से चीजों को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके सामने लिखा है कि विभिन्न फसलों के लिए क्या है, विभिन्न जलवायु संबंधी परिस्थितियां, है ना। हमने आपको क्या बताया कि फसलों के लिए क्या जरूरी है, जलवायु संबंधी परिस्थितियां, जो वातावरण में आने वाले परिवर्तन होते हैं वो, इसके अलावा जो तापमान है, जो टेम्परेचर है वो, और दीप्ति काल। ठीक है ना। अभी दीप्ति काल क्या होता है इसको भी समझेंगे, लेकिन क्या है कि ये जो जलवायु संबंधी जो परिस्थितियां हैं, या फिर ये जो तापमान है, या ये जो फिर दीप्ति काल है, ये क्या है, इसकी आवश्यकता होती है किसके लिए, फसलों के उत्पादन के लिए। ठीक है, जिससे कि उनकी समुचित क्या हो सके, वृद्धि हो सके, क्या हो सके, वृद्धि हो सके, और वे अपना जीवन चक्र पूरा कर सके। ये जो फसलों का जो जीवन चक्र होता है, जो 6 महीने की फसल होती है, कोई 1 साल की फसल होती है, कोई 2 साल की फसल होती है ना, द्विवर्षीय, 1 वर्षीय, या फिर बहुवर्षीय फसल भी कहते हो, तो ये पूरा एक फसल चक्र होता है ना। तो ये अपना पूरा लाइफ साइकिल जो है उसको पूरा कर सके। अब ये दीप्ति काल आखिर क्या चीज है बेटा, तो दीप्ति काल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फोटो पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटो पीरियड कहते हैं। फोटो पीरियड का मतलब क्या है, या दीप्ति काल का मतलब क्या है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहां पर कुछ ऐसी क्रियाएं होनी है जो क्या करता है, उसको नियंत्रित कर रहा है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश, सूर्य प्रकाश के काल में या सूर्य प्रकाश के समय क्या होगा, उससे यह संबंधित होता है। और पौधों में पुष्पन का मतलब क्या है, पौधों में फूल आना तथा वृद्धि। ये जो दो चीजें हैं, 2 कारण हैं कि पौधों में पुष्पन और पौधों में वृद्धि, ये किस पर निर्भर करती है, सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करती है। और आप सभी को पता है बेटा, एक प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, आप लोग पहले से इसके बारे में पढ़ चुके हैं। क्या होता है बेटा प्रकाश संश्लेषण के बारे में, प्रकाश संश्लेषण एक वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों में जो हरा भाग होता है, चाहे फिर वो उसकी पत्तियां हो या उसके तने हो, ये क्या करते हैं, जो हरा भाग क्यों होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति की वजह से होता है। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति की वजह से ये हरे पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी की सहायता से अपने भोजन का, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेंगे। तो जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है ना। तो सूर्य का प्रकाश इन पौधों के लिए क्या करता है, महत्वपूर्ण रोल वहां पर प्ले करता है। ठीक है ना। वहीं फसल उत्पादन में सुधार की अगर हम प्रक्रिया देखेंगे तो यहां पर हम लोग 3 तरीके का सुधार देख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। पहला क्या है, फसल की किस्मों में सुधार, है ना। किस तरह के बीज हमको फसल में बोने हैं ये पता होना चाहिए ना। अगर आप सस्ती क्वालिटी के बीजों को बोएंगे तो जो उससे फसल पैदा होगी, जो उसकी पैदावार होगी, उस फसल की गुणवत्ता क्या होगी बेटा, बहुत ही कम होगी, है ना। उसकी गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होगी, वो भी कम होगी, उसकी पैदावार भी कम होगी। तो किस तरह की किस्म के बीजों को बोना चाहिए, किस तरह की फसलों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, फसलों का चयन कैसा होना चाहिए, ये सब चीजें बहुत निर्भर करती हैं खेती के मामले में। ठीक है ना। तो फसल की किस्मों में किस तरीके से सुधार लाया जा सकता है कि हमारी जो पैदावार है, खेती की जो पैदावार है, उसमें ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हम उसको देख सकें। ठीक है। वही फसल उत्पादन में प्रबंधन किस तरीके से किया जा सकता है और उसकी सुरक्षा में किस तरीके से प्रबंधन किया जा सकता है। ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो क्या है, जो सुधार की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं कि फसल की उत्पादन में जो सुधार है वो किस तरीके से हम सुधार करके अपनी फसल की जो पैदावार है उसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो जब हम देखते हैं कि हमने आपको बताया था कि यहां पर 2 तरह की फसलों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक है रबी की फसल, एक है खरीफ की फसल। तो आप यहां पर देख रहे हैं ये खरीफ फसल है और ये रबी फसल है। रबी क्रॉप मतलब रबी फसल हो गई और ये खरीफ की फसल हो गई। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कहीं भुट्टा है, ठीक है ना, या फिर ये चावल जिसको हम लोग धान कहते हैं, ठीक, बाजरा हो गया और ये ज्वार हो गया। तो ज्वार, बाजरा, भुट्टा ये सब क्या है, ये सब खरीफ की फसल है। वहीं रबी की फसल क्या होती है, तो गेहूं, बार्ले, मटर, चना, ये सब क्या है, ये सब रबी की फसल है। तो ये जो रबी की फसल और खरीफ की फसल है ये कब उगती है,
है ना, किस सीजन में उगाई जाती है, क्या उसका टाइम पीरियड होता है, ये आपके एग्जाम के पर्पज से क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कुछ ऐसी फसलें होती है जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं। कब उगाते हैं? वर्षा के टाइम पर उगाते हैं, जब पानी बरस रहा होता है ना। हालांकि अब तो मानसून ऐसा हो गया है कि पता ही नहीं चलता है कब पानी बरसना है कब नहीं बरसना है। जब पानी बरसना चाहिए, मतलब जून के महीने में, जुलाई अगस्त के महीने में पानी बरसना चाहिए, तो वहां पर वर्षा की जो मात्रा है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और कभी फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस समय बारिश ना हो, जैसे कि नवंबर का टाइम है, दिसंबर का टाइम है और या अक्टूबर का टाइम है, और ऐसे टाइम पे इतनी ज्यादा वर्षा हो जाती है कि फिर वो फसल कहीं ना कहीं नुकसान का कारण बन जाती है। लेकिन जो वर्षा ऋतु की जो फसल होती है, जिसको हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। ठीक है ना, जिसको उगाने का टाइम पीरियड क्या होता है, जो जून के महीने में उगाई जाती है, जून से अक्टूबर माह तक होती है। ठीक है ना, एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, उदाहरण की, तो उसमें धान आ जाएगा, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग या उड़द जैसी फसलें यहां पर आ जाएंगी। ठीक है ना, वहीं ऐसी जो फसलें हैं जो अक्टूबर के बाद, ये अक्टूबर मास तक उगाई जाती है, अक्टूबर के बाद सर्दी का मौसम आ जाता है, तो जो शीत ऋतु में जो फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि नवंबर से लेकर के अप्रैल मास तक, तो इन फसलों को हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग रबी की फसल कहते हैं। जिसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, गेहूं आ जाएगा, बारले आ जाएगा, मटर आ जाएगा, चना, ये सारे के सारे इसके उदाहरण आ जाएंगे। चाहे सरसों हो, चाहे अलसी हो, ये सारे के सारे उदाहरण किसमें आते हैं, खरीफ की फसल में, रबी की फसल में आते हैं। तो दो तरह की फसलें होती हैं यहां पर, एक रबी की फसल है, एक खरीफ की फसल है। ठीक है ना, तो ये हम लोग यहां पर इसको डिस्कस करते हैं, यहां पर हम लोग देखते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि फसलों की किस्मों में किस तरीके का सुधार किया जा सकता है। ऐसा क्या सुधार करें हम कि फसलों की जो पैदावार है वो बढ़ जाए। तो फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए यहां पर कुछ विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। ठीक है ना, क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं बेटा, जैसे कि फसल सुधार की दूसरी विधि क्या है कि ऐच्छिक गुणों को, किसको बेटा, ऐच्छिक गुणों को। ऐच्छिक गुणों का मतलब क्या है कि जो हम चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि जो गेहूं का दाना है वो गेहूं का दाना बड़ा हो, थोड़ा मोटा हो, जिससे कि क्या होगा, जिससे जब हम गेहूं को पिसवाएंगे तो जो आटा हमको प्राप्त होगा, तो कम गेहूं के दाने में हमको ज्यादा मात्रा में आटा प्राप्त हो जाएगा, है ना। वहीं गेहूं के दाने अगर बहुत पतले होंगे, बहुत छोटे होंगे, तो हमको ज्यादा मात्रा में गेहूं चाहिए, और ज्यादा मात्रा में गेहूं के बावजूद भी हमको जो आटा मिलेगा उसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो अगर आपको जो है क्या चाहिए, आपको चाहिए कि जो आपकी पैदावार है या जो आटा है वो आपको ज्यादा मिले, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है कि पहली चीज तो कि अगर हम गेहूं को अगर हम जो है खेती कर रहे हैं, है ना, तो गेहूं की खेती में क्या करना चाहिए, ऐसी किस्म का इस्तेमाल करना चाहिए जिसकी संख्या क्या हो, जिसकी पैदावार ज्यादा हो। तो नंबर ऑफ जो दाने हैं, ग्रेन्स हैं जो गेहूं के, वो भी ज्यादा हो, और जो गेहूं का साइज है वो भी क्या हो, बड़ा हो। तो अगर इस तरीके की अगर हम लोग चीजें देखेंगे तो क्या होगा, फिर वहां पर जो है गेहूं के जो दाने हैं उनकी संख्या भी ज्यादा होगी, और उनके दानों का जो साइज है वो भी बड़ा होगा, जिससे जब आप गेहूं को पिसवाएंगे तो उससे जो आटा प्राप्त होगा, उस आटा का जो मात्रा है, जो अमाउंट है, वो भी क्या होगा, बहुत ज्यादा हमको मिलेगा। तो ऐसी फसलों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे गुणों वाले हमको क्या चाहिए, ऐसे गुणों वाले हमको फसल चाहिए, उसका बीज चाहिए। तो ऐसे गुण के लिए हमको क्या चाहिए होगा, उसका जीन चाहिए होगा। ठीक, तो इस विधि में क्या करते हैं कि ऐच्छिक गुणों वाले जीन को हम लोग उसके अंदर एंटर करा देते हैं। ठीक है, तो ये जो ऐच्छिक गुण हैं, ये जो ऐच्छिक गुण है, इसको हम किस माध्यम से, इनके जीन को किस माध्यम से डाल सकते हैं, उसको कहते हैं संकरण। क्या कहते हैं उसको संकरण कहते हैं। मतलब एक पौधा लिया, ये दूसरा पौधा लिया, अब ये जो एक पौधा है, ये मान लो एक पौधा है और इसका जो बीज है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, उसका जो बीज का जो साइज है वो बड़ा है और उसकी संख्या भी ज्यादा होती है। इस किस्म का पौधा है ये। तो ऐसा इसमें क्या है, ऐसी क्वालिटी का जीन है इसमें, ये वाले पौधे में, कि इससे क्या है कि अगर हम इस क्वालिटी के बीज को अगर हम खेती में अगर बो देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी फसल ज्यादा होगी। तो इसके जीन को निकाल करके ये दूसरे वाले पौधे में हम क्या कर देंगे, डाल देंगे। तो जब जीन का एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसफर करेंगे तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको संकरण कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये जो संकरण विधि है, इस संकरण विधि में क्या होता है कि विभिन्न आनुवांशिक गुण वाले जो पौधे हैं, विभिन्न आनुवांशिक गुणों वाले पौधों में संकरण क्या करते हैं, हम लोग संकरण को करवाते हैं। ठीक है ना। अब ये जो संकरण है ये अंतरा किस्मी हो सकता है। ठीक है, कैसा हो सकता है,
अंतरा किस्मी हो सकता है। अंतरा किस्मी का मतलब क्या है, यहां पर विभिन्न किस्मों को लिया जाएगा। या फिर ये अंतरा स्पीसीज हो सकता है। अंतरा स्पीसीज का मतलब क्या है कि एक ही जीनस की दो अलग अलग स्पीसीज होंगी। एक ही जीनस एक होगा लेकिन स्पीसीज उसकी अलग अलग होगी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अंतरा स्पीसीज कहेंगे। वहीं एक और यहां पर आ जाएगा अंतरावंशीय। अंतरावंशीय में क्या होता है कि यहां पर जीनस ही अलग अलग हो जाएंगे। आपको पता है कि कोई भी पौधा या कोई भी जीव दो नाम से मिलकर के बना होता है। द्विनाम पद्धति में हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा करी थी, है ना। हम लोगों ने चर्चा करी थी किसके बारे में, द्विनाम पद्धति के बारे में। और ये द्विनाम पद्धति में हमने क्या देखा था कि कोई भी पौधा हो या कोई भी जीव हो वो कितने नाम से मिलकर के बना होगा, दो नाम से मिलकर के बना होगा। और वो दो नाम क्या हो सकते हैं, तो उस दो नाम में एक होता है जीनस और दूसरा होता है स्पीसीज। ठीक है ना। एक क्या होता है, एक होता है जीनस और दूसरा क्या होता है स्पीसीज। तो अगर दो विभिन्न स्पीसीज हैं, अगर स्पीसीज अलग अलग हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अंतरा स्पीसीज। लेकिन अगर जीनस ही अलग अलग हो गए तो वो हो जाएगा अंतरावंशीय। क्या हो जाएगा, अंतरावंशीय। ठीक है ना। द्विनाम पद्धति जिसको कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, है ना। ये पॉइंट हमने आपको यहां पर बताया था कि द्विनाम पद्धति को किसने दिया था, कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और इस द्विनाम पद्धति में क्या करते हैं, किसी भी जीव को या किसी भी पौधे के कितने नाम देते हैं, दो नाम देते हैं, जिसमें से पहला नाम क्या होता है जीनस और दूसरा क्या होता है स्पीसीज। ठीक है ना। जैसे कि गेहूं है तो गेहूं का नाम क्या होगा, गेहूं, जैसे मान लो अगर गेहूं हम लोग ले लेते हैं तो गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या होगा, गेहूं का वनस्पतिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ये जो ट्रिटिकम शब्द आ रहा है, ये जो ट्रिटिकम शब्द है ये क्या है, ये जीनस है। और ये जो एस्टिवम है ये क्या है, स्पीसीज है। ठीक है ना। तो ट्रिटिकम एस्टिवम ये दो नाम से क्या बना है, ये गेहूं का वनस्पतिक नाम बना है। ठीक है ना। तो जब हम लोग दो अलग अलग स्पीसीज को लेंगे तो वो अंतरा स्पीसीज हो जाएगा, और दो अलग अलग जीनस के बीच में संकरण कराया जाएगा तो वो फिर अंतरावंशीय हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमको आनुवांशिकी रूपांतरित फसल प्राप्त होती है। ठीक है ना। अब किस्मों में सुधार लाने के लिए हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, पहली चीज तो हम लोग क्या कर सकते हैं, संकरण करा सकते हैं। ठीक है ना। जो गुण हमको चाहिए, जो ऐच्छिक गुण का हमको जीन चाहिए, वो जीन एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसफर कर दिया जाएगा संकरण के माध्यम से। और अगर यह संकरण की प्रक्रिया दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में करवाई जाएगी तो उसको अंतरा स्पीसीज कहेंगे। और अगर दो अलग अलग जीनस के बीच में कराई जाएगी तो उसको हम लोग अंतरावंशीय कहेंगे। ठीक है। और इसके अलावा हम लोग क्या क्या सुधार कर सकते हैं अपनी फसल को जो है बढ़ाने के लिए, तो हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग उच्च उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उच्च उत्पादन कर सकते हैं या फिर हम लोग उन्नत उत्पादन कर सकते हैं। अब देखो ये उच्च उत्पादन और उन्नत उत्पादन दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। उच्च उत्पादन में क्या है कि प्रति एकड़ की जो फसल है उसकी उत्पादकता को बढ़ाया जाता है। वहीं जो उन्नत उत्पादन है इसमें क्या करते हैं, फसल की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे। और प्रत्येक फसल में भिन्न भिन्न प्रकार के जो है होती हैं, जैसे कि दाल में मान लो प्रोटीन की गुणवत्ता है तो वहीं तिलहन में तेल की गुणवत्ता है। तो अलग अलग फसल की जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए वहां पर क्या करेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे। जबकि उच्च उत्पादन में क्या करेंगे, जो जमीन है, जो फसल के लिए जो जमीन है जहां पर हमको खेती करनी है, तो वो जो प्रति एकड़ जो जमीन है उस जमीन की क्या करेंगे, उसकी मात्रा को बढ़ाएंगे, है ना। 1 एकड़ में कर रहे हैं तो उसको 2 एकड़ में करेंगे, उसको 3 एकड़ में करेंगे। ठीक है। 1 बिस्वा में कर रहे हैं तो उसको 2 बिस्वा में करेंगे, 3 बिस्वा में करेंगे। तो जब जगह ज्यादा हो जाएगी, तो जब जगह ज्यादा होगी तो उत्पादन अपने आप क्या होगा, ज्यादा होगा। वहीं आप गेहूं की खेती 1 बिस्वा में करो और वही जब जमीन आपके पास ज्यादा होगी तो वही खेती की गेहूं की खेती आप 5 बिस्वा में करो, तो आपकी जो उत्पादन है वो क्या हो जाएगा, अपने आप उच्च हो जाएगा।
ठीक है ना। लेकिन उत्पादन उच्च होगा लेकिन उन्नत नहीं होगा। उन्नत को बढ़िया करने के लिए हमें किस पे ध्यान देना है? हमें उस फसल की गुणवत्ता पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? फसल की गुणवत्ता पे ध्यान देना है। ठीक है, इसके अलावा और क्या प्रयास किए जा सकते हैं? तो इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं? जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर परिपक्वन काल में परिवर्तन किया जा सकता है, या फिर हम लोग व्यापक अनुकूलता को लागू कर सकते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको करने से क्या होगा कि जो हमारी फसल की जो उत्पादन क्षमता है वो उसकी उत्पादन क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, फसल की मात्रा बढ़ जाएगी और फसल की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। और इन्हीं सब चीजों के प्रयास के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब फसल उत्पादन के लिए हम लोग क्या क्या प्रबंधन कर सकते हैं? ठीक है ना, और क्या क्या प्रबंधन हम लोग कर सकते हैं कि जो उससे फसल का उत्पादन है वो क्या हो? वो ज्यादा हो। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? पोषक प्रबंधन कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो पोषक प्रबंधन है ना, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? देखो, पौधों की वृद्धि के लिए क्या चाहिए? पोषक पदार्थ चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए आपको क्या करनी है? अगर मान लो आपको अपने शरीर की ग्रोथ करानी है तो उसके लिए आपको भोजन करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है ना? और कौन सा भोजन करना है? संतुलित आहार वाला भोजन करना है जिसमें पोषक तत्व पाए जाते हों। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, मिनरल्स, ये सारी चीजें जब भोजन में पाई जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं संतुलित आहार, इसमें जिसमें पोषक तत्व पाए जाते हो। उसी प्रकार से फसलों के लिए भी जरूरी है। अगर आपको पौधों की वृद्धि करवानी है तो उसके लिए क्या आपको चाहिए? पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है। और ये जो पोषक पदार्थ हैं आपको कहां से मिलेंगे? हवा में मिलेंगे। ये पोषक पदार्थ आपको पानी में मिलेंगे और सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे? मिट्टी में मिलेंगे। ठीक है ना। पौधों के लिए कुल 16 पोषक पदार्थ आवश्यक होते हैं। कितने आवश्यक होते हैं बेटा? पौधों के लिए कितने पोषक पदार्थ आवश्यक होते हैं? 16 पोषक पदार्थ पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। कितने आवश्यक होते हैं? 16 पोषक पदार्थ आवश्यक होते हैं। इस 16 पोषक पदार्थ में से कार्बन और ऑक्सीजन कहां मिलता है बेटा? हवा में। वहीं अगर पानी की बात करेंगे तो पानी में हमको हाइड्रोजन मिल गया और ऑक्सीजन मिल गया। ठीक, तो कितने पोषक पदार्थ की यहां चर्चा कर ली हम लोगों ने? एक तो कार्बन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, एक क्या हो गया? एक कार्बन हो गया, ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन हो गया, तीसरा हाइड्रोजन हो गया, चौथे नंबर पे यहां पे फिर से ऑक्सीजन आ गए तो उसको दोबारा नहीं गिनेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन यहां पे एक बार आ चुका था। तो 1 2 3 कितने पोषक पदार्थ चाहिए होते हैं बेटा? 16। कितने चाहिए होते हैं? 16 पोषक पदार्थ चाहिए होते हैं, जिसमें से एक हो गया कार्बन जो हवा में है, दूसरा हो गया ऑक्सीजन जो हवा में भी है और यहां ऑक्सीजन पानी में भी है, और तीसरा हो गया हाइड्रोजन जो कहां मिलेगा? पानी में। बचे कितने? 13। कितने बचे? 13। तो ये जो 13 पोषक हैं, जो 13 पोषक पदार्थ हैं, इनमें से जो 6 हैं, 13 में से जो 6 हैं वो चाहिए होते हैं अधिक मात्रा में। किसमें चाहिए होते हैं? अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं। तो जो अधिक मात्रा में चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे वृहद पोषक। जो 13 हमको ज्यादा मात्रा में चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे वृहद पोषक बोलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये हमको ज्यादा मात्रा में चाहिए। वहीं जो बचे हुए 7 हैं, 13 में से 6, ध्यान से सुनो बेटा, 13 में से 6 हमको चाहिए अधिक मात्रा में, उनको हम लोग बोलेंगे वृहद। और जब 13 में से 6 निकल गया तो कितने बचे? तो बचे 7। ये 7 हमको चाहिए कम मात्रा में, ये 7 हमको चाहिए कम मात्रा में, इसलिए उसको जो कम मात्रा में चाहिए उसको बोलेंगे सूक्ष्म पोषक। समझ में आई मेरी बात? कि जो पोषक तत्व हैं पेड़ पौधों के लिए वो कितने होने चाहिए? वो होने चाहिए 16। और ये जो 16 पोषक तत्व हैं ये कहां पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे हवा में, ये पाए जाएंगे पानी में, ये पाए जाएंगे मिट्टी में, तीनों जगह पाए जाएंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा हैं वो सबसे ज्यादा कहां पाए जाएंगे? मिट्टी में पाए जाएंगे। ठीक है ना। अगर हवा और पानी की बात करेंगे तो हवा में जो पाए जाएंगे वो है कार्बन और ऑक्सीजन, है ना। और पानी में जो पाए जाएंगे वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहां पे हमको पानी में भी मिलेगा और हवा में भी मिलेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन
जो हमको पानी और हवा दोनों में मिल रहा है, दूसरा कार्बन जो हवा में है, तीसरा हाइड्रोजन जो पानी में है। 3 पोषक तत्व हो गए। तो 16 में से 3 हो गए, कितने बचे? 13। इस 13 में से 6 हमको चाहिए बहुत ज्यादा मात्रा में, इसलिए उसको बोलेंगे वृहत पोषक। ठीक है, और जब 13 में से 6 निकल गए तो कितने बचे? 7। ये 7 हमको चाहिए कम मात्रा में, इसलिए इनको हम लोग बोलेंगे सूक्ष्म पोषक। ठीक है, अब हम आपको भी ये भी बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे 6 पोषक तत्व हैं जो हमको ज्यादा मात्रा में चाहिए और कौन कौन से ऐसे 7 पोषक तत्व हैं जो हमको कम मात्रा में चाहिए। ये भी हम आपको बताएंगे। टोटल 13 ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, उन 13 पोषक तत्वों की भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो पोषक तत्व है ये कितना जरूरी होते हैं? ये इतना ज्यादा जरूरी होते हैं कि पोषक तत्व की कमी के कारण पौधों की शारीरिक प्रक्रियाओं सहित उनकी जनन वृद्धि तथा रोगों के प्रति जो प्रवृत्ति है उस पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी में हम लोग क्या करते हैं? खाद का इस्तेमाल करते हैं और उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये पोषक तत्वों की कमी मिट्टी में ना हो पाए, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी ना हो पाए, ये जो 13 के 13 पोषक तत्व जो मिट्टी में पाए जाते हैं, ये पोषक तत्वों की कमी ना हो पाए, इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए हम लोग खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। आप सभी लोगों ने खाद के बारे में सुना है, जैसे कि एक बहुत ही जो कॉमन जो साधारण खाद है, जैसे कि गोबर की खाद हम लोग जिसको कहते हैं, सभी इसके बारे में जानते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ खाद की और भी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो हम लोग यहाँ पर उसको देखेंगे। तो कुल मिलाकर के लेकिन हम लोग खाद और उर्वरक को हम लोग क्या करते हैं? मिट्टी में डालते हैं, जिससे होता क्या है? जिससे मिट्टी की उर्वरकता पर प्रभाव पड़ता है और वो बढ़ जाती है, जिससे उसमें पोषक तत्व बराबर बने रहें और इन पौधों को, इन फसलों को पोषक तत्व मिले, जिससे कि फसल का जो उत्पादन है वो ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। आगे हमने कहा था कि हम लोग बात करेंगे कि हवा में, पानी में और मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो आपको बताया कि हवा में कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा, जल में भी हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमको जल में भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन मिट्टी में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो बेटा नाइट्रोजन हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, कॉपर, क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, जिंक, फास्फोरस, सल्फर और बोरान। तो कितने होगा? गिनो भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और हमने यहां पर कितने की बात करी थी? 13 पोषक तत्वों की बात करी थी जो कहां पाए जाते हैं? मिट्टी में पाए जाते हैं। तो कौन कौन से 13 पोषक तत्व हैं? तुमको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, बस खाली एक बार सुन लो, ठीक है ना, जिससे कि तुम्हारे दिमाग में ये सेट हो जाए। ठीक है ना। तो मिट्टी में जो पाए जाने वाले पोषक तत्व होते हैं वो नाइट्रोजन है, कैल्शियम है ना। कौन कौन से हैं? N से हो गया नाइट्रोजन, Ca से हो गया कैल्शियम, Fe से हो गया आयरन, ठीक है ना। कॉपर, Cu से हो गया कॉपर, क्लोरीन हो गया Cl, ठीक। पोटेशियम हो गया K, मैग्नीशियम हो गया Mg, मैग्नीज हो गया Mn, मॉलिब्डेनम हो गया MO और जिंक हो गया Zn। वहीं फास्फोरस हो गया P, सल्फर हो गया S और बोरान हो गया B, है ना। तो ये क्या है? ये इससे हम लोग क्या करते हैं? इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप आसानी से इस तरीके से याद कर सकते हैं। N से हो गया नाइट्रोजन, Ca से कैल्शियम, Fe से आयरन, Cu से कॉपर, Cl से कैल्शियम, Zn से हो गया जिंक, MO से मॉलिब्डेनम, Mn हो गया मैग्नीज, Mg हो गया मैग्नीशियम और K से हो गया पोटेशियम, P से हो गया फास्फोरस, S से सल्फर और B से बोरॉन। तो ये 13 क्या हैं? ये 13 पोषक तत्व हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? जो मिट्टी में पाए जाते हैं। आगे जब हम चर्चा करेंगे खाद की, हमने आपको बताया खाद और उर्वरक
इनको क्या किया जाता है, इनको जो है मिट्टी में डाला जाता है, जिससे क्या हो सके, जिससे मृदा में जो पोषक तत्व हैं वो लगातार बने रहें उसमें, और उससे हमारी जो फसल है उसकी पैदावार बढ़ जाए। अब ये खाद क्या है बेटा, तो खाद एक क्या है, एक तरीके का प्राकृतिक पदार्थ है, और कई तरह की खाद की हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आपने गोबर की खाद के बारे में तो सुना ही है, इसके अलावा कुछ हरी खाद है, ये हरी खाद क्या होती है ये भी चर्चा करेंगे, ठीक है। वहीं ये कंपोस्ट क्या होता है और वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, तो ये भी हम लोग यहां पर देखेंगे, ठीक है। जब हम लोग बेटा गोबर की खाद के बारे में चर्चा करेंगे, आपको पता है ये बहुत आम होता है ना, पशुओं के गोबर व मूत्र से, व जहां पर पशु बैठे होते हैं तो उनके नीचे जो बिछावन डाला जाता है उनके बैठने के लिए, अगर नहीं डाला जाता तो कोई बात नहीं, और उनके खाने से, जैसे जो चारा ये भैंसी या जो गाय जो चारा खाती हैं, इनके खाने से जो बचा हुआ व्यर्थ जो चारा होता है वो चारा इत्यादि, ये सब क्या है, जैविक पदार्थ हैं जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो पशुओं का जो गोबर है, जो मूत्र है वो, ठीक है, और उनके खाने से जो बचा हुआ चारा है वो, इन सब को मिला करके क्या बनता है, जिसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, जिसमें सबसे ज्यादा पशुओं का गोबर होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा पशुओं का गोबर होता है। तो इसी को मिला करके क्या बनता है बेटा, गोबर की खाद बनती है, क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा गोबर की होती है, इसीलिए उसको हम लोग गोबर की खाद कहते हैं। और ये जो गोबर की खाद है ना, ये सभी से ज्यादा, सबसे ज्यादा क्या है, श्रेष्ठ है, और किसानों को आसानी से उपलब्ध हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि घर में जानवर पले होते हैं तो वहां से आसानी से गोबर और जो उसमें मूत्र जो मिला होता है वो, इसके अलावा जो उनका चारा बचा होता है वो सब उसको मिला करके एक तरीके से खाद का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और उसको फिर जहां पर खेती कर रहे हैं, जो फसल को जहां पर उगा रहे हैं वहां पर खेत में ले जाकर के उसको डाल देते हैं। और सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा अच्छी, सबसे श्रेष्ठ मानी जाने वाली ये जो खाद होती है, जिसके लिए कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। और इसमें क्या होता है, पौधे के लिए जो सभी आवश्यक तत्व हैं, जो आवश्यक तत्व होते हैं वो सभी क्या होते हैं, विद्यमान रहते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन और पोटास और फास्फोरस की अगर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये तीन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। किसी भी खाद में जो पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं उसमें सबसे ज्यादा किसका रेशियो पूछा जाता है, तो नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस का रेशियो पूछा जाता है, जो 0.5, 0.5 और 0.2%, मतलब नाइट्रोजन कितनी है, 0.5% है, पोटास कितनी है, 0.5% है, और फास्फोरस कितनी है, 0.2% फास्फोरस यहां पर गोबर की खाद में पाई जाती है, ठीक है। वहीं अब ये जो हरी खाद क्या है बेटा, हरी खाद क्या है, तो फसल को उगाने से पहले खेतों में क्या करते हैं, कुछ पौधे जैसे कि पटसन, मूंग व ग्वार, इनको उगा देते हैं, और बाद में फिर उसी खेत में क्या कर देंगे, हल चला देंगे। हल चलाने से क्या होगा कि ये जो पौधे ये उसी मिट्टी में मिल जाएंगे, और ये पौधे फिर आगे चल करके हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि इससे हमको नाइट्रोजन और फास्फोरस हमको यहां से मिल जाता है, ठीक है। जब हम कंपोस्ट की बात करेंगे, किसकी, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, जब हम कंपोस्ट की बात करेंगे तो खेत में जो पोषक तत्व, जो पोषक पदार्थों की कमी जो हो रही है, जो खेत में जो मिट्टी में जो पोषक पदार्थों की कमी हो रही है, उसमें उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको पुनः, उस उर्वरा शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, जो जैव पदार्थ हैं, क्या हैं, जो जैव पदार्थ हैं उनको सड़ाकर, जो जैव पदार्थ हैं उनको सड़ाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। और इस प्रकार से अगर हम जैव पदार्थों को सड़ा करके, गला करके मिट्टी में मिला देंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग कंपोस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसी को कंपोस्ट बोलेंगे। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये हचिंसन और रिचाई नामक वैज्ञानिक ने इस कंपोस्ट के बारे में बताया था। इसके बाद हम जब लोग बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट की, तो वर्मी कंपोस्ट क्या है कि जो पौधे और उनके जो अवशेष पदार्थ होते हैं, इसके अलावा जो कूड़ा करकट होता है, इसके अलावा जो पशुओं का गोबर है, जो मल मूत्र है, इन सारी चीजों को अगर मिला दिया जाएगा तो ये जो कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ये जो कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं, पौधे हो गए, उनके अवशेष पदार्थ हो गए, कूड़ा करकट हो गया, पशुओं का गोबर हो गया, उनका मलमूत्र हो गया, ये सारे के सारे जो कार्बनिक पदार्थ हैं, इनको जीवाणुओं के द्वारा और कवकों के द्वारा क्या किया जाएगा, खाद के रूप में बदल दिया जाएगा।
और इस तरह से जो बनी हुई जो खाद होगी उसको क्या बोलेंगे, कंपोस्ट बोलेंगे। लेकिन इस कंपोस्ट में अगर क्या करेंगे, जो केचुए इसमें मदद करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में खाली अंतर क्या है, अंतर है केचुओं का, ठीक है ना। इन जैविक पदार्थों के द्वारा ये जो पोषक जो जैव पदार्थ यहां पर हैं, ये जो जैव पदार्थ हैं, इन जैव पदार्थों को सड़ा करके इसमें पशुओं का गोबर, कूड़ा करकट, मलमूत्र मिला करके इसको सड़ा कर गला करके क्या करते हैं, जब मिट्टी में मिला दिया जाता है तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं। लेकिन अगर इसी खाद में, इसी कंपोस्ट में किसको डाल दिया जाए, केचुओं को डाल दिया जाए। किसको डाल दिया जाए, केचुओं को डाल दिया जाए। आपको पता है केचुओं को क्या कहा जाता है, किसान मित्र भी कहते हैं। तो अगर इसी कंपोस्ट वाली खाद में अगर हम क्या करें, केचुओं को डाल दें तो उससे क्या होता है, उससे उसकी जो उर्वरकता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और तब उसको हम लोग कंपोस्ट ना कह के उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में अंतर है। ये हरी खाद के बारे में हम लोगों ने समझा। अब तो ये हो गया खाद के बारे में, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे उर्वरक के बारे में कि आखिर ये उर्वरक क्या चीज है। तो जैसे खाद है उसी का थोड़ा सा अलग फॉर्म में क्या आ जाएगा, उर्वरक आ जाएगा, फर्टिलाइजर आ जाएंगे। बस इनमें थोड़ा सा केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल करते हैं, केमिकल का, कुछ रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो खाद है वो नेचुरल होती है, वो प्राकृतिक रूप से होती है। लेकिन फर्टिलाइजर में, उर्वरक में केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। इसका उत्पादन किससे होता है, रासायनिक से होता है, मतलब केमिकल से होता है। और वही बात कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, एन से हो गया नाइट्रोजन, पी से हो गया फॉस्फोरस और के से हो गया पोटेशियम। तो इन तीनों को जो रेशियो है उसको बना करके उसको मेंटेन किया जाता है। और हमने आपको बताया था कि मिट्टी की उपजाऊ को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी का रेशियो देखा जाता है, ठीक है ना। ये पत्तियों और शाखाओं और पुष्पों की वृद्धि करते हैं। इनका उपयोग उच्च पैदावार के लिए किया जाता है, चाहे खाद हो या उर्वरक हो। इनका प्रयोग क्यों करते हैं, जिससे जो खेती की जो फसल है वो क्या हो, उसमें पैदावार में वृद्धि हो, ठीक है ना। तो वृद्धि के लिए, उच्च पैदावार के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल कब करते हैं, तो इसका जो प्रयोग है वो फसल को बोने से पहले और उसके बाद में करना चाहिए। इन उर्वरक को इस्तेमाल करने से लाभ क्या होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं, तो यह वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो मृदा में डालने पर क्या करते हैं, उसको उपजाऊ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, उसको उपजाऊ बनाते हैं। वहीं थोड़ी सी मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको आसानी से लेकर के जा सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से क्या होगा, फसल को तुरंत लाभ होगा, फसल ज्यादा मात्रा में पैदा होगी और इससे उचित मात्रा में उपयोग किया जाना चाहिए। अगर ज्यादा मात्रा में अगर हम लोग उर्वरक का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता है जो उर्वरक है वो किससे बने होते हैं, रसायन से बने होते हैं, केमिकल से बने होते हैं। और ये जो उर्वरक हमारे जो केमिकल से बने हैं ये क्या करेंगे, ये अगर ज्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये कहीं ना कहीं नुकसान का कारण बनेंगे। क्यों, क्योंकि फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की जो मात्रा है वो मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अब उर्वरक में क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन सी मुख्य रासायनिक खाद होती है, केमिकल वाली खाद होती है। तो देखो, जिसमें नाइट्रोजन ज्यादा होगा वो कौन सी होगी, यूरिया हो जाएगी, अमोनियम नाइट्रेट हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा और अमोनियम सल्फेट हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो कुछ आप यहां पर आप उर्वरक देख रहे हो, यूरिया है, अमोनियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट या फिर अमोनियम सल्फेट, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन उर्वरक होते हैं। अगर पोटेशियम उर्वरक की बात करेंगे तो पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करेंगे, पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, और पोटेशियम सल्फेट का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जब आप फॉस्फोरिक अम्ल की बात करेंगे तो अमोनियम फॉस्फेट का इस्तेमाल करेंगे, सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल करेंगे, एमो फॉस्फेट और डाई कैल्शियम फॉस्फेट का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, फॉस्फोरिक एसिड को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई कुछ चीजें, जैसे कि खाद है, उर्वरक है, इनका इस्तेमाल करके हम लोग जो उसकी मात्रा है उसको बढ़ा सकते हैं, उसको ज्यादा कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सिंचाई के बारे में, ठीक है ना। कि सिंचाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है और इस सिंचाई के माध्यम से क्या किया जा सकता है, इस सिंचाई के माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी फसल की जो पैदावार है उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन सिंचाई की अगर हम लोग जब बात करते हैं तो आपको पता है कि ये जो भारत देश है, भारत देश में जो खेती है ना, वो खेती
सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर है? वर्षा पर निर्भर है। अधिकांश ऐसे शहर हैं, अधिकांश ऐसे प्रदेश हैं जहां पर खेती किस पर निर्भर है? सिर्फ और सिर्फ वर्षा पर निर्भर है। तो वर्षा पर निर्भर रहने का पहले तो बहुत उचित परिणाम मिलता था, लेकिन इधर पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं कि वर्षा जो है सही समय पे ना हो पाने के कारण कहीं ना कहीं उन फसलों में क्या होता है कि जो है नुकसान उठाना पड़ता है, और इस नुकसान का जो खामियाजा है ये हमारे जो हमारे किसान भाई हैं उनको इसका बहुत ज़्यादा हर्जाना उठाना पड़ता है। ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि हमको नुकसान ज़्यादा ना उठाना पड़े, नुकसान की वजह हमको फायदा हो? तो इस पे हमको सिंचाई पे ध्यान देना होगा। किस पे ध्यान देना होगा? सिंचाई पे ध्यान देना होगा। हमको वर्षा पे निर्भर नहीं रहना होगा। ठीक है ना। भारत में जो अधिकांश खेती वो किस पे निर्भर है? वो वर्षा पर निर्भर होती है। ठीक है ना। जो अधिकांश क्षेत्र हैं वो फसल की जो उपज है वो समय आने पर मानसून पर निर्भर करते हैं और वृद्धि काल में उचित वर्षा होने पर ही निर्भर रहते हैं। इसलिए अगर कम वर्षा हो गई, इसलिए कम वर्षा होने पर फसल का उत्पादन भी कम हो जाता है, और जिससे हमारे किसान भाइयों को बहुत ज्यादा क्या होता है? नुकसान उठाना पड़ जाता है। फसल की जो वृद्धि है, वो जो वृद्धि काल है, वो उचित समय पर अगर हम लोग उसको सिंचाई कर दें, जब फसल को पानी मिलना चाहिए, अगर उस समय अगर उसको हम लोग पानी दें तो संभावित फसल उत्पादन में क्या कर सकते हैं? वृद्धि को देखा जा सकता है। मतलब कि जो फसल है अगर उसको सही समय पर पानी दिया जाए, और सही समय पर पानी देने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सिंचाई का कोई ना कोई दूसरा माध्यम अपनाया जाना चाहिए। वर्षा पे हम लोग निर्भर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अगर वर्षा पर निर्भर रहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हमको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। इसलिए जो अधिकाधिक कृषि भूमि है उसको सिंचित करने के लिए हमें बहुत से उपाय उठाए जाने चाहिए। बहुत से उपाय का जो हमको वहां पर विकल्प देखना चाहिए कि वर्षा के अलावा ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं? अपनी खेती को और सुदृढ़ बना सकते हैं। तो भारत में पानी के बहुत सारे स्रोत हैं। ऐसा नहीं है कि पानी के स्रोत की कमी है। विभिन्न प्रकार की यहाँ पर जलवायु है, और इस परिस्थितियों में क्या कर सकते हैं? विभिन्न प्रकार की सिंचाई की विधियों को हम लोग अपना करके उस सिंचाई के माध्यम को हम लोग बहुत ज्यादा तरीके से उसमें फैलाव कर सकते हैं, और उसका उपयोग करके, इन सब चीजों का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं? अपनी फसल की पैदावार में वृद्धि कर सकते हैं। अब सिंचाई के लिए हम लोग कौन कौन से साधन को अपना सकते हैं? तो कुएं को अपना सकते हैं, नहरों को अपना सकते हैं, नदियों को अपना सकते हैं, या तालाब को। हम लोग देखते हैं कि कुएं जो है, कुएं का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले बहुत ज्यादा था, लेकिन इस समय क्या है कि अब तो हमें लगता है कि शायद ही कहीं पर कुएं या फिर तालाब बचे हों। तो अगर कुएं और तालाब अगर इस समय तो बहुत ही ज्यादा हमको नहीं लगता है कि बचे होंगे, लेकिन ये एक अच्छा साधन पहले माना जाता था। अगर हम लोग कुएं की बात करें तो कुएं फिर यहां पर दो प्रकार के हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा खुदे हुए कुएं। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा खुदे हुए कुएं और दूसरा हो जाएगा नलकूप। ठीक है। अब ये जो खुदे हुए कुएं हैं, इसमें क्या होता है? जो भूमिगत जल है, जो नीचे मिट्टी के अंदर जो जल है, वो क्या करता है? वहां पर पानी को एकत्रित किया जाता था। जबकि ये जो नलकूप है, इस नलकूप में क्या करते थे? पानी जो है वो गहरे जल स्तरों से निकाला जाता था, और इन कुओं से सिंचाई के लिए पानी को पंप कर दिया जाता था। तो ये पहले कुएं का काम था, लेकिन आज के समय में तो कुएं का कॉन्सेप्ट बिल्कुल गायब सा हो गया है। वहीं अगर तालाब की बात करेंगे तो तालाब भी बहुत ज्यादा भूमिका निभाते थे। जो छोटे छोटे जलाशय होते हैं कि छोटी छोटी जगहों पर गड्ढे बना लिए गए, और गड्ढों में क्या हुआ कि बहते हुए पानी को वहां पर इकट्ठा कर लिया गया, उसका संग्रह कर लिया गया, और वो आगे चल करके फिर तालाब का रूप ले लेते हैं। और तालाब का ये जो तालाब है, ये तालाब कई मायनों में जो है सिंचाई में मदद कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो हमको नहीं लगता कि कहीं पर कुएं और तालाब हैं। तो इसलिए कुएं और तालाब का भी कॉन्सेप्ट अच्छा है। अगर सिंचाई के लिए इन तालाबों का उपयोग किया जाए, एक बहुत बड़ा जो है गड्ढा खोद दिया जाए, और वहां पर फिर जो ये बारिश का पानी जो असमय होता है, उस बारिश के पानी को वहां पर अगर उचित मात्रा में अगर सही प्रबंधन करके अगर इसको हम लोग उस तालाब में इकट्ठा कर लें, तो फिर जब हमको खेती के लिए, जब सिंचाई के लिए हमको पानी की आवश्यकता होगी, तो इसी तालाब से फिर उसमें मोटर का उपयोग करके हम लोग वहां से पानी को जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो बहता हुआ पानी है या जो बारिश का पानी है, इस बारिश के पानी को जो असमय होता है, इसको हम लोग इकट्ठा करके और सही समय पर, जब सिंचाई का सही समय है, जब उस फसल को जब पानी की आवश्यकता होती है, उस समय हम लोग इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं।
ठीक है, नहरों का उपयोग किया जा सकता है। जो नहरें हैं वो सिंचाई का एक बहुत बड़ा विस्तृत और व्यापक तंत्र है। इसमें पानी एक या अधिक जलाशयों में इकट्ठा कर सकते हैं। नदियों से पानी आता है। इसमें जो मुख्य नहर है वो उससे शाखाएं निकलती हैं और विभाजित हो करके फिर हम लोग क्या करते हैं, खेती की सिंचाई करते हैं। तो नहरों का उपयोग जो है ज्यादा होता है। वहीं नदी जल उठाव प्रणाली का भी उपयोग हम लोग कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों में जलाशयों में से कम पानी मिलने लगता है ना। अब नदियों में क्या था कि जो है कि वहां पर क्या किया कि वहां से शाखाएं निकाल ली गई और पानी को हम लोगों ने जलाशयों में इकट्ठा कर लिया। लेकिन जिन क्षेत्रों में जलाशयों से कम पानी मिलने के कारण नहरों का जो बहाव है वो अनियमित हो जाता है या फिर अपर्याप्त हो जाता है, तो वहां पर क्या किया जाता है, जल उठाव प्रणाली का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। इसमें क्या होता है कि नदियों के किनारे पर स्थित जो खेत हैं, जो खेत नदियों के किनारे पर स्थित हैं, वहां पर सिंचाई करने के लिए नदियों से सीधे वहां पर जो है वहां से पानी निकाल लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो कृषि में जो पानी की उपलब्धि है, वो पानी की उपलब्धि को बढ़ाने के लिए बहुत सारी आधुनिक विधियों की आवश्यकता है। और इस आधुनिक विधियों में जैसे कि जो वर्षा का पानी है उसका क्या किया जाए, संग्रहण किया जाए। हमने आपको बताया कि एक बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया जाए और ये जो वर्षा का पानी अनियमित रूप से होता है, इस पानी को क्या कर लिया जाए, संग्रहित कर लिया जाए और संग्रहित करके उसका एक उचित प्रबंधन किया जाए। जब ये काम किया जाएगा तो इससे फिर छोटे छोटे बांध भी हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। और ये जो छोटे छोटे बांध हैं ये क्या करेंगे, ये भूमि के नीचे जब जल स्तर बढ़ जाएगा तो ये जो छोटे बांध हैं वर्षा के पानी को क्या करेंगे, बहने से रोकेंगे और मृदा अपरदन को भी कम करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जो आधुनिक विधियां हैं पानी को इकट्ठा करने की, इसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि फसल प्रतिरूप क्या है। ठीक है ना, ये जो फसल प्रतिरूप है ये क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हम लोग फसल को ज्यादा बढ़ाने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। फसल को ज्यादा मात्रा में बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि फसल जो है वो ज्यादा मात्रा में बढ़े। तो फसल ज्यादा मात्रा में बढ़े इसके लिए हम लोग ये कुछ इस तरह का यहां पर चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप यहां पर देख रहे हैं कि एक ये फसल है, ये कोई दूसरी फसल है, ये कोई तीसरी फसल है ना। मतलब कि हम लोग क्या कर सकते हैं, दो या दो से अधिक फसलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वही आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि ये किसी और तरह की फसल आपको दिखाई दे रही है, ये आपको किसी दूसरी तरह की फसल दिखाई दे रही है, वहीं आपको ये किसी और तरह की फसल यहां पर दिखाई दे रही है। तो हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहां पर एक कॉन्सेप्ट को अपना सकते हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं, मतलब कि मिश्रित खेती कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रित खेती कहते हैं। तो मिश्रित खेती का भी हम लोग यहां पर जो है कॉन्सेप्ट अपना सकते हैं। या इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं बहुफसली खेती। क्या कहते हैं, बहुफसली खेती, जहां पर भी हम लोग बहुत सारी फसल को, दो या दो से अधिक फसलों को जो हम लोग उगा सकते हैं। वहां पर इस तरीके से हमको क्या होगा, फसल के प्रबंधन में, फसल के उत्पादन में हमको क्या होगा, लाभ मिलेगा। अब ये आखिर मिश्रित खेती है क्या, मिश्रित खेती क्या है। तो मिश्रित खेती में हम लोग एक तो यहां पर ये पॉइंट समझो, दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाता है। ठीक है ना, एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि दो या फिर दो से अधिक फसलों को लेंगे यहां पर, लेकिन इसके साथ और क्या किया जाता है कि पशुपालन है या फिर भेड़ पालन है या फिर मुर्गी पालन है। ये पशुपालन, भेड़ पालन या फिर ये जो मुर्गी पालन है या फिर जो अन्य कृषि कार्य हैं वो भी यहां पर किए जाते हैं, जो कि अत्यंत लाभदायक होते हैं। और इसमें नुकसान बेटा बहुत ही कम होता है। इसमें जो नुकसान है वो नुकसान बहुत ही कम होगा। ठीक है ना, तो इसमें नुकसान भी कम होगा, इसमें नुकसान भी कम होगा और फसल भी दो या दो से अधिक फसलों को उगाने पर जो हानि की संभावना है वो कम हो जाती है। अच्छा, इसके फायदे क्या हैं, इसके फायदे ये हैं कि एक कार्य से उत्पन्न जो अपशिष्ट पदार्थ होता है ना, ये जो पशुपालन है, ये जो पशुपालन है या फिर ये जो भेड़ पालन है या ये जो मुर्गी पालन है, इससे क्या है, इससे जो अपशिष्ट निकलेगा या जो उत्पाद निकलेगा वो किसी दूसरे कार्य में प्रयुक्त हो जाएगा। किसके रूप में प्रयुक्त हो जाएगा, खाद के रूप में। किसके रूप में, हम लोग उसको वहां पर खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अतः जो खर्चा है वो कम होगा और मेहनत भी
बच जाएगी। वहीं दूसरा, एक कार्य में नुकसान अगर हो गया तो दूसरे जो है काम से काम चल जाएगा। जो आय है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो पूरे साल बनी रहती है, ठीक है ना। जो श्रम की उपलब्धता है वो कुशल होती है और सामान्य होती है। वहीं जो विपणन की सुविधा है वो और हमको आकर्षक मूल्य भी मिल जाएगा। जो उच्च उन्नत की जो किस्में हैं उसका निरंतर हम लोग विकास कर सकते हैं और बहुत ही कम अवधि में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा फसल यहां पर प्राप्त हो सकती है। ये सारे के सारे फायदे हैं किससे, मिश्रित खेती के। ये सारे के सारे फायदे हैं जहां पर हम लोग 2 या 2 से अधिक फसलों को उगा सकते हैं। और साथ में एक तो ये हो गया और दूसरा हम लोग वहां पर पशुपालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन ये भी कर सकते हैं, जिससे उनसे निकला हुआ जो अपशिष्ट है वो खाद के रूप में भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं। जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो आय का साधन है, वो लगातार बना रहेगा। अगर मान लो खेती से आय नहीं हो रही तो वहीं मुर्गी पालन से हो जाएगी, वहीं पशुपालन से हो जाएगी। तो सोर्स ऑफ जो इनकम है ना वो यहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। वहीं जब हम लोग बात करेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग की, बहुफसली की, तो बहुफसली में क्या करेंगे, यहां पर पशुपालन नहीं करेंगे। यहां पर 2 फसलों को एक साथ उगाया जाएगा। क्या किया जाएगा, 2 फसलों को एक साथ उगाया जाएगा। जैसे कि हम लोग मक्का और गेहूं को उगा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग मक्का, आलू और तंबाकू को उगा सकते हैं। मक्का और उड़द को एक साथ उगा सकते हैं। मक्का, आलू, प्याज की खेती हम लोग एक साथ कर सकते हैं। गेहूं और सरसों की खेती एक साथ करी जा सकती है। धान, तरोई और गेहूं की खेती कर सकते हैं। मक्का, आलू, गेहूं और मूंग, इनकी खेती हम लोग एक साथ कर सकते हैं। तो यहां पर 2 या 3 या फिर 4 मतलब 2 से अधिक फसलों को एक ही जगह पर क्या किया जा सकता है, यहां पर उगाया जा सकता है। और जो है अगर गेहूं और मक्का दोनों उगाएंगे तो गेहूं से भी फायदा होगा, मक्के से भी होगा। अगर मान लो बाई चांस अगर मक्के में नुकसान होता है तो गेहूं में फायदा हो जाएगा, गेहूं में नुकसान होता है तो फिर मक्के में फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो बहुफसली है इसके लाभ क्या हो सकते हैं, 2 या फिर 3 फसलों को एक साथ उगाने से क्या होगा, उत्पादन जो व्यय है, जो खर्चा है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। वहीं जो एक फसल है उसको उर्वरक या पानी अगर दिया जाएगा तो उससे क्या है, सभी फसलों को वहां पर उर्वरक, वो खाद आसानी से मिल जाएगी। मतलब एक ही बार एक ही पौधे को आपको खाद देने की जरूरत है, दूसरे वाले पौधे को जो हम लोग उसके साथ वहां पर उगा रहे हैं उसको खाद अपने आप ही वहां पर मिल जाएगी। इसी प्रकार से जो भूमि में पाए जाने वाले जो पोषक तत्व होते हैं उनका उपयोग ठीक प्रकार से हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें ज्वार और अरहर की, तो ज्वार और अरहर की जो फसलें हैं वो अलग अलग स्तरों से पोषक तत्वों को प्राप्त करती हैं। तो एक ही जगह पर जिस पोषक तत्व को ज्वार की आवश्यकता है वो ज्वार ले लेगी, और उसी खेती में जिस पोषक तत्व की आवश्यकता अरहर को है तो वो अरहर उसको ले लेगी। इसी तरह से एक ही जगह पर एक ही भूमि पर पाए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं वो अलग अलग फसलों के द्वारा उसको ले लिया जाएगा। बस फसलों का चयन जो है वो सही होना चाहिए, ठीक है। और किससे क्या फायदा है कि जो भूमि है वो हमारी सीमित है, तो सीमित भूमि में ही आय अधिक हो सकती है। सीमित भूमि में अधिक आय हो जाएगी। फसलों के आगे पीछे पकने के कारण कोई फसल जल्दी पक रही है, कोई फसल बाद में पक रही है। इससे क्या है, जो किसानों का जो पैसा है वो उसको लंबी अवधि तक मिलता रहेगा। कोई फसल आज पकी उसको बेच करके पैसा मिल गया, फिर 4 महीने बाद कोई फसल पकी तो 4 महीने बाद फिर पैसा मिल गया, 2 महीने बाद फिर पैसा आ गया। तो ये जो बहुफसली है इसका सबसे अच्छा लाभ ये है कि हमको जो सोर्स ऑफ इनकम है वो लगातार हर 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में हमको पैसा कहीं ना कहीं से मिलता रहता है, ठीक है ना। जैसे कि सरसों और गेहूं में। वहीं जो कुछ पर्यावरण की समस्याएं आती हैं, जैसे कि अनावृष्टि है, जैसे कि अतिवृष्टि है, या कुछ पौधों में होने वाली जो बीमारियां हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि मान लो अगर कोई एक फसल को बेचने पर अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो फिर दूसरी फसल को बेचने पर हमको लाभ मिल जाएगा। या अगर कोई एक फसल खराब हो जाती है तो दूसरी फसल से वहां पर हमको फायदा मिल जाता है, ठीक है ना। फसलों के भिन्न भिन्न समय पर पकने के कारण क्या होता है, जो किसान है वो अपना कार्य स्वयं ही समाप्त कर लेते हैं, बहुत ज्यादा बर्डन उन पे नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर हम बात करें भूमि कटाव की, तो भूमि कटाव भी नहीं हो पाता है, क्योंकि फसलें इतनी जो है हर जगह पर फसल उगी है, कोई भी मिट्टी खाली नहीं बचती है जो कि भूमि कटाव को बचा लेती है, ठीक है। ये जो फसलें हैं ये क्या करती है, मिट्टी की जड़ों को ऊपर तक बांधे रखती हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बहुफसली खेती के लाभ हो गए, ठीक है ना। तो मिश्रित खेती के अपने लाभ हैं, सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा है,
ठीक है ना, नहीं खेती से हो रहा है तो कहीं पशुपालन से हो जाएगा, मुर्गी पालन से हो जाएगा, भेड़ पालन से हो जाएगा। अगर बहुफसली खेती की बात करेंगे तो इसके अपने लाभ हैं, है ना। एक से ज्यादा 2 या 3 फसलों की खेती करने का फायदा क्या होता है कि जो सोर्स है वो सोर्स ऑफ इनकम है, जो आय का स्रोत है वो आय का स्रोत हर जगह से होता है। लेकिन अगर मान लो किसी पर्यावरण की वजह से या किसी ऐसी आपदा की वजह से अगर कोई एक फसल खराब हो जाती है तो फिर हमको दूसरी फसल से कहीं ना कहीं वो फायदा मिल जाता है, जिससे कि साल भर होने वाली एक ही फसलों से लगातार जो नुकसान होता है उस नुकसान से जो किसान भाई हैं वो बच सकते हैं। वहीं इसमें क्या किया जा सकता है कि अगर जब हम लोग बहुफसली खेती करते हैं तो वो भूमि तो उतनी ही है, जगह तो उतनी ही है, लेकिन उतनी ही जगह पर 1 बीघे जगह पर या 2 बीघा जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 फसलों को बोएंगे तो उससे क्या होगा कि जो जगह है उसका पूरा इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है ना, जगह का पूरा इस्तेमाल हो जाएगा। उस जगह पर पाए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं वो पोषक तत्व जो है फसल अपने अपने हिसाब से वो पोषक तत्व भी क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसका अवशोषण कर लेंगे। तो इस तरह से जो भूमि में जो भी पोषक तत्व हैं वो सारे के सारे उपयोग में आ जाएंगे, वो वेस्ट नहीं जाएंगे, बेकार नहीं जाएंगे। फसल एक ही जगह पर सीमित भूमि पर हम लोग ज्यादा फसल का उत्पादन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हमारे किसान भाई इसको करते हैं और इसको करके हम ज्यादा से ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। और किस तरह की फसलों का चयन करना है तो वो हमने आपको यहां पर बताया कि हम लोग मक्के के साथ गेहूं को बो सकते हैं, मक्के के साथ आलू को बो सकते हैं, गेहूं को भी बो सकते हैं, अगर जगह ज्यादा है तो हम लोग मूंग को भी वहां पर बो सकते हैं। इसी के साथ जब हम लोग धान की खेती करते हैं तो वहां पर तरोई की खेती भी कर सकते हैं, ठीक है ना। गेहूं के साथ साथ हम लोग सरसों को भी बो सकते हैं, मक्के के साथ साथ आलू और प्याज को भी बोया जा सकता है। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है जिनको इस्तेमाल करके हम लोग अपनी या किसान भाई अपनी आय को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये उससे होने वाले लाभ हैं। अब हम लोग बात करेंगे अंतरा फसली। आखिर ये इंटरक्रॉपिंग क्या है, अंतरा फसली, ये इंटरक्रॉपिंग क्या है। इंटरक्रॉपिंग का एक अपना पैटर्न होता है, ठीक है ना। किसी एक पैटर्न पे ये वाली फसल, किसी एक पैटर्न पे ये वाली फसल बोई जा रही है तो यहां पर दूसरी वाली फसल बो देंगे, यहां पर दूसरी वाली फसल बो देंगे, यहां पर कोई दूसरी फसल बो देंगे। तो एक इनका स्पेसिफिक क्या है, एक इनका पैटर्न है ना। जो अंतरा फसली किरण है ये भी 2 या 2 से अधिक फसलें एक साथ ही खेती में बोई जाती हैं, लेकिन इनका क्या होता है, एक निर्दिष्ट एक अपना एक पैटर्न होता है, ठीक है। जो कुछ पंक्ति में अगर एक प्रकार की फसल बोते हैं तो उसी के एकांतर क्रम में दूसरी पंक्ति में क्या कर सकते हैं, हम दूसरी प्रकार की फसल को वहां पर उगा सकते हैं। अगर उदाहरण की बात करेंगे तो हम उदाहरण ले लेंगे जैसे कि सोयाबीन हो गया, ठीक है, जैसे कि सोयाबीन और मक्का हो गया, है ना। तो सोयाबीन और मक्का को हम लोग एक पंक्ति में सोयाबीन तो दूसरे पंक्ति में मक्का को बो सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बाजरा अगर बो रहे हैं तो बाजरे के साथ हम लोग लोबिया को बो सकते हैं। तो एक पंक्ति में लोबिया को और दूसरे पंक्ति में बाजरा को बो देंगे तो इस तरीके से वहां पर काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो फसल का चुनाव है वो फसल का चुनाव हम लोग इस प्रकार से करेंगे कि जो पोषक तत्व हैं वो उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो उसी हिसाब से पोषक तत्व को लें। ऐसा ना हो कि दोनों ही पोषक तत्व की, अब नाइट्रोजन की जरूरत जैसे मान लो हर एक फसल को होती है तो नाइट्रोजन की मात्रा भी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। वही हमने आपको बताया जो 13 प्रकार के पोषक तत्व हैं, तो 13 प्रकार के पोषक तत्वों में हमको ये देखना है कौन सी फसल ऐसी है जो बाकी के पोषक तत्व लेती है और जो दूसरी फसल है वो उसी पोषक तत्वों को ना ले जो पहली वाली फसल ले रही है। तो इस तरीके से अलग अलग पोषक तत्वों को लेने वाली फसलों को जब हम लोग उगाएंगे तो वहां पर अंतरा फसलीकरण इंटरक्रॉपिंग से भी क्या होगा, जो खेती है जो उसकी पैदावार है वो उसकी पैदावार ज्यादा होगी और पैदावार ज्यादा होने से क्या होगा कि वहां पर नुकसान कम होगा, ठीक है। अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो आगे फसल सुरक्षा प्रबंधन, ठीक है ना। कि अब हम लोगों ने ये बात कर ली कि उत्पादन किस तरीके से होता है। अब उत्पादन के साथ साथ हम लोगों को किस पे ध्यान देना है, हम लोगों को फसल की सुरक्षा पर भी ध्यान देना है, ठीक है। और फसल की सुरक्षा पे किससे ध्यान देना है, तो हमने आपको बताया जो पेड़ पौधों को नुकसान करने वाले क्या होते हैं, रोग कारक होते हैं। ये रोग कारक क्या करते हैं, फसल को हानि पहुंचाते हैं। तो फसल को हानि पहुंचाते हैं, लगभग 50 से 70% जो फसल है वो कीटों के द्वारा और पीड़कों के द्वारा बर्बाद होती है। तो हमको फिर यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पर अपनी फसल को बचाना है, ठीक है। तो ये जो कीट हैं, ये जो पीड़क हैं, इसके अलावा कवक है, विषाणु है, जीवाणु है, या फिर जो जानवर होते हैं, जो पशु होते हैं वो भी क्या करते हैं, फसल को नुकसान
पहुंचाते हैं। तो ये जो फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इससे क्या होगी, जो फसल की जो संख्या है वो पैदावार वो कम हो जाएगी, ठीक है। और जो पैदावार कम हो जाएगी इसे खरपतवार नाशक के द्वारा भी नष्ट किया जाता है। जो खरपतवार जो नाशक होते हैं, है ना, ये भी क्या करते हैं, फसल को नष्ट करते हैं। जैसे कि हो गया मोथा, जैसे हो गया गोखरू, जैसे हो गया गाजर घास। तो ये भी क्या करते हैं, ये जो खरपतवार है ये भी क्या करते हैं, पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए बेटा हमको जैविक विधियां अपनानी चाहिए। क्या करना चाहिए, जैविक विधियां अपनानी चाहिए। और इस विधियों में हम लोग क्या कर सकते हैं, रोग रोधी ऐसी फसलों को अपनाएं जो रोग रोधी हो, मतलब कि वो रोग को ना आने दें, ऐसी फसल का उत्पादन करना चाहिए। फसल चक्र का निर्माण करना चाहिए कि एक फसल को 2 से 3 साल तक उगाने के बाद फिर किसी दूसरी फसल को वहां पर हमें उगाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का अगर हम लोग करेंगे तो वहां पर क्या होगा, ज्यादा फायदा होगा। वहीं जो कीटनाशक होते हैं, जो पीड़कनाशी होते हैं, जो इंसेक्ट हैं, पेस्ट हैं, ये भी क्या करते हैं, हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है ना। ऐसे जीव जो मनुष्य के स्वास्थ्य, पर्यावरण और उसके उपयोग की वस्तुओं को क्या करते हैं, उसको जो हानि पहुंचाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उनको हम लोग पीड़क कहते हैं। क्या कहते हैं, पीड़क कहते हैं। और कृषि उत्पादन के संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे तो पीड़क वह जीव है, पीड़क वह जीव है जो फसलों को क्या करता है, हानि पहुंचाता है और खाने पीने वाली वस्तुओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, ठीक। तो ये जो पीड़क हैं, कृषि के मुख्य पीड़क यहां पर निम्नलिखित हैं। ऐसे कौन कौन से पीड़क हैं, जैसे कि कीट हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, जैसे कि चूहे हो गए, जैसे कि गिलहरी हो गई, जैसे कि पक्षी हो गए, और ये खरपतवार हो गए। ये क्या करते हैं, ये कुछ मुख्य पीड़क हैं जो फसलों को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, जहरीले रसायन, जो जहरीले रसायन होते हैं जो इन पीड़क को क्या कर दें, नष्ट कर दें। जो जहरीले रसायन हैं, केमिकल हैं, वो क्या करें, पीड़क को नष्ट कर दें। ऐसे रसायन का उपयोग करना पड़ेगा। और ऐसे रसायन को क्या कहते हैं, ऐसे रसायन को पीड़क नाशी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीड़क नाशी कहते हैं। ये जो पीड़क है ये निम्नलिखित प्रकार से फसलों को आक्रमण करते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि जड़ और तने में अगर छेद करें तो वो कौन कौन से पीड़क हो गए, वो हो गए जैसे टोप बोरा, जैसे कि सूट बोरर का लार्वा हो गया, जैसे कि कैटरपिलर हो गया। ये क्या करते हैं, ये जड़ और तने में छेद कर देंगे। वहीं ये जो विविल है ये क्या करेगा, ये जड़ तना पत्ती इनको काट देगा। जैसे कि गेहूं की फसल की जड़ तना पत्ती को नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि एफिड है, ये एफिड क्या करता है, ये सरसों पर आक्रमण करता है, ठीक है ना। तो क्या करेगा, पौधों का जूस है, जो पौधों का रस है, जो सरसों का रस है, उसको चूस लेगा। तो ये कुछ पीड़क हैं जो क्या करते हैं, निम्नलिखित प्रकार से फसलों पर आक्रमण करते हैं, ठीक है ना। ये हमने एक चार्ट बनाया है यहां पर जिसमें आपको बताया है कि जो पीड़कनाशी है वो कितने तरह के होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं। पहला कीटनाशी होता है जो कि इंसेक्ट बोलते हैं, दूसरा धूमकनाशी होता है जिसको हम लोग कवक कहते हैं। अब ये जो कीटनाशी है जैसे कि डीडीटी हो गया, जैसे कि बीएचसी हो गया, जैसे कि वर्फरीन हो गया, इनका उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको हम लोग मार सकते हैं। क्योंकि पीड़कनाशी का मतलब क्या है, पीड़कनाशी का मतलब क्या है, ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया जाए। पीड़कनाशी का मतलब क्या है, ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया जाए जिसका इस्तेमाल करने से क्या हो, पीड़क खत्म हो जाए, पीड़क को मार दिया जाए। तो जो कीटनाशी है इनको मारने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, डीडीटी का, बीएससी का और वर्फरीन का। वहीं जो धूमकनाशी है, जो कवक हैं, जो फंजाई हैं, इनको मारने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, अमोनियम फॉस्फाइड का, इथाइलिन डाइब्रोमाइड का, एल्युमिनियम फॉस्फाइड का। इनका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, इन कीटनाशी और धूमकनाशियों को मारने का काम करेंगे। अर्थात ये वो केमिकल हैं जिन केमिकल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं और उससे क्या होता है, पीड़क जो है, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो मर जाते हैं। तो ये वो रसायन जिनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, जिनको हम लोग पीड़कनाशी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ विधियां हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। तो खरपतवार को नियंत्रित करने की कुछ विधियां हैं, उस विधि के बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो जैसे कि बेटा यांत्रिक विधि हो गई, जैसे कि पारंपरिक विधि हो गई, जैसे कि रासायनिक विधि हो गई। ये कुछ विधियां हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, खरपतवार को क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे। जो खरपतवार है जो फसलों को नुकसान पहुंचा रही है उसको क्या करेंगे, उसको नियंत्रित करेंगे। अगर यांत्रिक विधि की बात करेंगे बेटा, अगर यांत्रिक विधि की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत जो खरपतवार है,
जैसे कि खुरपी से उसको हम लोग नष्ट कर सकते हैं, हाथ से उसको उखाड़ करके फेंक दिया, या फिर जुताई करके उसको नष्ट कर देंगे, या फिर सबसे आसानी से उसको क्या कर देंगे, जला देंगे, ठीक है ना। लेकिन जो पारंपरिक विधि है, वो पारंपरिक विधि क्या है कि बीज को तैयार करना, समय पर उसको बोना और फसल चक्र को अपनाना। फसल चक्रण क्या है बेटा? फसल चक्र का मतलब है कि 2 से 3 साल बाद, 2 से 3 साल बाद क्या करेंगे कि जो फसल हम लगातार उगा रहे हैं उसको 2 से 3 साल बाद उसको चेंज कर देंगे, उसको बदल देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? फसल चक्रण बोलेंगे। वहीं जब केमिकल मेथड की बात करेंगे, रासायनिक विधि की बात करेंगे, तो वहां पर क्या आ गया? 2,4-D आ गया, ठीक है, फ्लू क्लोरेलिन आ जाएगा, MCPA आ जाएगा, आइसोप्रोटीन आ जाएगा, पेरिस ग्रीन आ जाएगा। इनका क्या किया जाएगा? छिड़काव करके हम लोग खरपतवार को आसानी से मार सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ विधियां हैं जिन विधियों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? इन खरपतवार को मार सकते हैं। तो कौन कौन सी विधियां हैं बेटा? ये यांत्रिक विधि है, पारंपरिक विधि है और रासायनिक विधि है। वहीं आगे चल करके हम लोग एक बात और पॉइंट की चर्चा करेंगे कि एक और तरीका है, कौन सा तरीका है? अनाज का भंडारण करके। क्या करके? अनाज का भंडारण करके। अगर हम लोग अनाज का भंडारण कर लें सही से अगर अनाज का भंडारण किया जाए तो हम लोग अनाज को आसानी से बचा सकते हैं। जैसे कि कृषि के जो उत्पाद हैं, कृषि उत्पाद के भंडारण में क्या होता है? बहुत ज्यादा हानि होती है, ठीक है ना। ये हानि जैविक कारणों से होती है, जैसे कि कीट, जैसे कि कवक, जैसे कि जीवाणु, जैसे कि चिचड़ी। ये क्या करते हैं? ये हानि पहुंचाते हैं। और इसके अलावा कुछ अजैविक कारक भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि उसमें क्या आ जाना? नमी आ जाना, और नमी से जो फसल जो हम लोगों ने स्टोर करी है, संग्रहित करी है, नमी की वजह से क्या हो जाती है? वो खराब हो जाती है, या फिर टेम्परेचर वहां पर क्या हो जाए? बहुत ही ज्यादा कम या बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक। तो इन कारकों पर हमको क्या करना है? नियंत्रण पाने के लिए एक उचित उपचार और भंडारण का हमको प्रबंधन करना है, ठीक है ना। पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि सुखाना, सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका, ठीक है ना। अनाज को भंडारण करने से पहले क्या किया जाए? अच्छी तरह से उसको सुखा लेना चाहिए। कोई भी अनाज हो उसमें क्या होता है? 9% से अधिक की नमी नहीं होनी चाहिए। जब भी हम अनाज को भर रहे हो तो क्या करें? उसमें 9% से ज्यादा की नमी ना हो। अगर नमी होगी तो फिर वो फसल कहीं ना कहीं खराब होने का कारण बनेगी, ठीक है। इसके लिए क्या करना है? अनाज को धूप में सुखा करके उसको छाया में सामान्य तापक्रम पर उसको लाया जाता है, और उसके बाद ही क्या किया जाता है? उसका भंडारण किया जाता है, ठीक है। अगर हम आगे बात करेंगे तो जैसे कि साफ सफाई का ध्यान रखना है, अगर साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तब भी किया जा सकता है। रोग निरोधी उपाय भी अपनाए जा सकते हैं, वहीं भंडारण उपकरण भी अपनाए जा सकते हैं। अगर आप बात करोगे साफ सफाई की, तो गोदाम की बहुत अच्छी तरह से साफ सफाई करनी चाहिए, वहां कहीं भी दरार ना रह जाए, है ना। बोरियों में भरने से पहले पीड़कनाशी का इस्तेमाल कर लो, है ना। उसको क्या कर लो? उसमें अच्छे से धूप दिखा करके उसको अच्छी तरह से सुखा लो। अगर रोग निरोधी उपाय की बात करेंगे तो जो भंडार गृह है वहां पर रासायनिक छिड़काव कर दो, ठीक है, या फिर वहां पे धुआं कर दो, जिससे क्या होगा? बीजों में जो कवकनाशी है या जो कीटनाशी है उनका उपयोग करके इनको मार दो। तो ये क्या हो गया? रोग निरोधी उपाय हो गए। अगर भंडारण उपकरण की बात करेंगे तो भंडारण उपकरण जैसे कि पूसाधानी हो गया, पूसा कोठार हो गया, ठीक है, पंत कुठला हो गया, इन उपकरणों का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं? इनमें वायु, नमी, तापक्रम या फिर चूहों के प्रभाव को आने से रोक लेंगे, और बाहर का जो वातावरण है वो हमारी इन फसलों पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। तो इस तरह के जो कुछ उपाय हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं? जिनको हम लोग अपना करके अपनी फसलों को नुकसान होने से बचाया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर आज हम लोगों ने बेटा क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने यह देखा कि किस तरीके से फसल की उत्पादन में हम लोग वहां पर उसकी फसल की पैदावार में वृद्धि कर सकते हैं, उसकी वृद्धि में सहायक हो सकते हैं। क्या क्या उसकी सुरक्षा के प्रबंधन है, क्या क्या उसके उत्पादन के प्रबंधन है, सिंचाई को हम लोग किस तरीके से अपनी खेत की पैदावार में उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीजें हैं जिससे क्या किया जा सकता है? जिससे कि हम लोग अपने खाद्य संसाधनों में सुधार करके खेती में कृषि में उसकी पैदावार को, फसल की पैदावार को बढ़ा करके वहां पर लाभ उठाया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा लेक्चर कैसा लगा। अगला जो टॉपिक है पशुपालन, मुर्गी पालन, ठीक है, इसको हम लोग अगले लेक्चर में खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।